लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मिक्चुरेशन कंप्लीट कर लिया था और मिक्चुरेशन हेडिंग में मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स, इसके अलावा यूरिन के कंपोजिशन और कंपोजिशन में होने वाले चेंजेज, स्पेशली अगर कीटोन्यूरिया है और ग्लाइकोसूरिया है तो ये इंडिकेटिव है किसका, डायबिटीज मेलिटस का। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर पढ़ लिया था। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उसमें जेजीए का रोल, हार्ट का रोल और इसके अलावा हाइपोथैलेमस, तीनों के रोल हमको पढ़ने थे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस को और वहाँ से निकलेगा एडीएच हार्मोन जो 2-3 काम करता है। पहले वाटर एब्जॉर्ब करवाएगा, लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा और बीपी बढ़ा देगा। फिर हम लोगों ने जेजीए का पढ़ा था कि अगर फाल हो जाए जीएफआर में तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे रेनिन निकलेगा जो एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड वाला वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा और आइडिनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करेगा और उससे सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होगा। फाइनली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और जीएफआर मेंटेन हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जिसमें 2 हेडिंग बची हैं। एक हेडिंग है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन और एक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हेडिंग डालें रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। हेडिंग डालिए रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन का मतलब समझ लीजिए क्या है कि हम लोगों की बॉडी में जो किडनी है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यही है, यही ब्लड को फिल्टर करेगी और ब्लड में पाया जाने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में क्या करेगी, यूरिन में रिमूव कर देगी। लेकिन किडनी के अलावा अदर देन किडनी, अदर देन किडनी भी कुछ ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन करेंगे। अब सवाल है वो ऑर्गन कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में 3 नाम लिखे हैं, एक है लंग्स, एक है लिवर और एक है स्किन। लंग्स, लिवर और स्किन भी एक्सक्रीशन करेंगे। अगर ये ना मिले तो हम इंटेस्टाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन तभी लगाएंगे जब ये तीनों ना मिले। एक और बात, ये तीनों एक्सक्रीशन करते हैं। अगर किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये एक्सक्रीशन करते हैं, ये कैसे पता चला, ये एक्सक्रीशन करते ये पता कैसे चला। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करे, जो मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करे उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करेगा तभी हम एक्सक्रीशन कहेंगे। तो एक्सक्रीशन करने का मतलब है कि ये रिमूव करेंगे क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। इतना लिख लो पहले।
इसका मतलब यह है कि किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट करती है, लेकिन सिर्फ किडनी ही नहीं एलिमिनेट करती है, किडनी के अलावा भी कुछ लोग हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हमको एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग डालेंगे लंग्स, फिर लिवर के बारे में और फिर इंटेस्टाइन के बारे में। तो पहली हेडिंग डालें रोल ऑफ लंग्स या सिर्फ लंग्स। अभी मैंने बताया कि किसी भी आर्गन को हम एक्सक्रीटरी आर्गन कब कहेंगे, जब उस आर्गन ने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया। बिठा लो बेटा, बिठा लो, और आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा, इधर बैठो, इधर बिठाओ भाई। बढ़ जाओ बेटा। ठीक, तो अभी मैंने बताया है कि ऐसा कोई भी आर्गन जो मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करेगा उसका नाम हमको रखना पड़ेगा क्या, एक्सक्रीटरी आर्गन। तो पहली हेडिंग डालें क्या, लंग्स। लंग्स। अब सवाल है कि लंग्स एक्सक्रीटरी आर्गन है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि लंग्स भी रिमूव करेगा हमारे साथ ही लिखते चलें, मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे आप कहोगे ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करता है, वैसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट, तो लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कितनी CO2 एलिमिनेट करता है, तो याद रखिएगा लगभग 200 ml पर मिनट। लेकिन हम लोग CO2 एलिमिनेट कब करते हैं, सांस छोड़ने में कि सांस लेने में, सांस छोड़ने में। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो अगर ऐसे करें तो शीशे पे नाम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपायरेशन में वेपर भी निकलने, वाटर वेपर। तो जब हम CO2 एलिमिनेट करते हैं तो ठीक ठाक मात्रा में क्या निकल जाता है, पानी भी निकल जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, और इसके साथ क्या निकलता है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी किसकी, वाटर। कितना वाटर, तो लिखिएगा लगभग 16 ml पर हावर। एक घंटे में 16 ml वाटर बोलने में क्या होता है, निकल जाता है, या एक्सपायरेशन में निकल जाता है। तो सिर्फ यहां एक एसर्शन रीजन है। अगर आपसे ये पूछा जाए लंग्स एक्सक्रीटरी आर्गन है, ये एसर्शन है, तो क्या रीजन दोगे, जबकि लंग्स तो रेस्पिरेटरी आर्गन है, तो रीजन क्या दोगे, तो कहोगे ये मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट करता है, इसी नाते इसका नाम किस में रख दिया गया, एक्सक्रीटरी आर्गन में। चलिए दूसरी हेडिंग, लिवर। दूसरी हेडिंग लिवर। देखें, एक तो रटने वाला सवाल कि लिवर क्या है, तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो आप आराम से लिवर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जरा सा चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा।
क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो लिवर मत लगाइएगा। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा, तो थायराइड हो जाएगा। तो इसी के ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आंसर क्या दीजिएगा? तो थायराइड ग्लैंड दे दीजिएगा। लिख लीजिए इतना। अब सवाल यह है कि लिवर कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालता है और कैसे निकाल देता है, जरा देखो। ये लिख लिया। अब लिखिएगा नहीं, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों की बक्कल कैविटी, ये मान लेते हैं कि हम लोगों की बक्कल कैविटी है, ये फेरिंग्स, ये ईसोफेगस, ये स्टमक और ये इंटेस्टाइन, ठीक। और ये हम लोगों का लिवर है। आपको पहले से ही पता है कि लिवर में पाया जाता है गॉल ब्लैडर नाम का स्ट्रक्चर, और वहां से बाइल आकर के यहां रिलीज होता है। तो आप सिर्फ ये सोचो कि लिवर जब अपना बाइल यहां रिलीज करेगा, तो अगर बाइल में कोई वेस्ट होगा तो फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ पास हो जाएगा। तो लिवर बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, और बाइल में ही बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो जितने वेस्ट यहाँ गिरेंगे वो सब के सब कहाँ से पास हो जाएंगे? अनडाइजेस्टेड फूड के साथ पास हो जाएंगे। तो लिवर क्या करता है? तो लिवर रिलीज करता है क्या? बाइल। और बाइल में क्या क्या पाया जाता है? तो बाइल में कई चीजें हैं। जैसे बाइल में पाया जाता है बिलीरूबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट होते हैं। दूसरा, इसी में पाया जाता है कोलेस्टेरॉल, इसी में पाया जाता है डिग्रेडेड, टूटे हुए स्टीरॉयड हार्मोन। सुन लीजिए। जैसे अभी लिखो नहीं, जैसे मान लेते कोई स्टीरॉयड हार्मोन है, उसने अपना काम कर लिया, तो काम करने के बाद हार्मोन का ब्रेकडाउन कहाँ होगा? तो हार्मोन का ब्रेकडाउन लिवर में ही होगा, और जो भी वेस्ट होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो टूटे हुए स्टीरॉयड हार्मोन, इवन जब अगर हम कोई दवा खाते हैं, इवन जब हम कोई दवा खाते हैं तो दवा का इस्तेमाल होता है। बिठाओ भाई, कहीं ना कहीं जगह बनाओ। अच्छा, बगैर बोले नहीं बिठा सकते हैं, बिठाओ भाई। ये वो लोग हैं जो मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और फिर चाय पीने चले जाएंगे। सोचेंगे तब तक मरीज बेहोश रहेगा, जब लौट के आएंगे तब तक मरीज को फिर होश आ जाएगा, फिर से इंजेक्शन लगा देंगे, फिर खाना खाने चले जाएंगे। ऐसे 3-4 बार बेहोशी के इंजेक्शन लगाएंगे, फिर मरीज कहेगा बस ऑपरेशन हो गया है हमारा, अब नहीं करवाएंगे। टाइम पे आओ भैया, डॉक्टरी लाइन में सारा खेल टाइम का है। किसके साथ बैठना है भैया? चलो, तो बिलीरूबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, और क्या होगा? कोलेस्टेरॉल होगा, और टूटे हुए स्टेरॉयड हार्मोन, इवन टूटी हुई ड्रग्स और विटामिन्स। ठीक है। तो कोई भी चीज जब इस्तेमाल होगी उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद उसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो कौन एलिमिनेट करेगा? लिवर। ये सारे वेस्ट, जितने सारे वेस्ट हैं वो कहां रिमूव करोगे? तो रिमूव एलॉन्ग डाइजेस्टिव वेस्ट। क्यों? सब के सब यहीं तो रिलीज होंगे, और जब यहां रिलीज होंगे तो फिर इसी के साथ फीकल मैटर के साथ सारे पास हो जाएंगे। इनका मरीज तो मर ही जाएगा। दिल बड़े करो, क्लास ना बड़ी करो। लिखो भाई, तुम आगे आओ।
तो लिवर में क्या याद रखोगे? अरे यादव जी पीछे कुछ दिख रहा है? आओ आगे आओ। ठीक है, अच्छा लिखो लिखो, हाँ लिखो भैया, पूरा करो। लीवर क्या क्या एलिमिनेट करेगा? तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, टूटे हुए स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और ड्रग। कोई पूछ ही नहीं रहा, हम ही पूछ लेते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट किसकी मेटाबॉलिज्म से बने हैं? नहीं, प्रोटीन की नहीं है, भूल जाओ। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती तो फिर वहां से कहानी कुछ और होती। और आरबीसी भैया कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है? हैं? थोड़ा करीब हो, सही से सोचो। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो सुन लो, तो हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है। इसका जो हीम है उसी की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो बनता क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो आगे लिख दीजिए, फ्रॉम एचबी मेटाबॉलिज्म। किसकी मेटाबॉलिज्म से आए हैं? तो हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म से आए हैं। चलिए तीसरी हेडिंग कौन सी है? तो तीसरी हेडिंग है स्किन। बढ़ाएं बेटा। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट आर्गन स्किन है। सबने लिख लिया है? तो चले हमारे साथ ही लिखें, स्किन। स्किन। पहला सवाल यह है कि स्किन क्या है? लार्जेस्ट आर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, पहले से ही पता है कि इसी में ग्लैंड पाई जाती है, इसी नाते हम लोगों की स्किन ग्लैंडुलर होती है। हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो जरा बताओ एनिमल किंगडम में किस किस की स्किन ग्लैंडुलर है? तो यहां वहां की बातें न पूछो, जहां पढ़ा रहे हो उसी की चर्चा करो, है ना? काहे एनिमल किंगडम में दौड़ा रहे हो? हाँ, इनका आंसर सही है, फ्रॉग। फ्रॉग की स्किन भी क्या है? ग्लैंडुलर है। और फ्रॉग, अच्छा अर्थवर्म तो भी गलत है, अर्थवर्म नहीं। देखिए, एम्फीबिया की स्किन और मैमल की स्किन ग्लैंडुलर होती है, जबकि रेप्टाइल की स्किन क्या होती है? नॉन ग्लैंडुलर। बर्ड की स्किन भी नॉन ग्लैंडुलर ही होती है, बस एक एक्सेप्शन है। कौन सा? प्रीन ग्लैंड। ठीक है, और फिश की स्किन भी नॉन ग्लैंडुलर होती है। तो ग्लैंडुलर स्किन सिर्फ दो लोगों की, कहां कहां? एम्फीबिया की और मैमल। और हम लोग किसमें आएंगे? मैमल। तो यहां ग्लैंड पाई जाएंगी, कौन से? कौन सी? तो यहां ग्लैंड दो पाई जाएंगे, एक का नाम स्वेट ग्लैंड और दूसरे का नाम सिबेसियस। तो पहले स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं। स्वेट ग्लैंड का कैसा सिक्रीशन होता है? पानी जैसा होता है। क्या कहोगे? वाटरी सिक्रीशन। और इस वाटरी सिक्रीशन को कहते क्या हो? स्वेट। स्वेट के निकलने को क्या कहते हैं? स्वेटिंग। क्यों होती है? अच्छा अभी ना लिखो, सुन लो, अभी ना लिखो, अभी सुन लो। स्वेटिंग क्यों होती है? तो जब हम लोगों को गर्मी लगती है तब पसीना निकलता है। क्यों? तो वाटर इवापरेट करता है और बॉडी टेम्परेचर कम होता है। इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? कूलिंग इफेक्ट। और ये वास्तव में थर्मो रेगुलेशन है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन को क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। तो प्राइमरी ग्लैंड या जो स्वेट ग्लैंड है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन तो यही है,
ऊपर वाले ने हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड बनाई है कि यहाँ से स्वेट निकलेगा और बॉडी टेम्परेचर कम करेंगे या थर्मो रेगुलेशन करेंगे, और यही इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन स्वेट ग्लैंड वेस्ट को भी रिमूव करती है। कह रहे हैं जब पानी जा ही रहा है तो कुछ पानी में वेस्ट भी डाल दो। अब बताओ कौन कौन से वेस्ट इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें मिलेगा NaCl। NaCl भैया कब से वेस्ट हो गया, ये तो काम की चीज है। तो काम की चीज अगर वेस्ट मानी जा रही है, इसका मतलब है वो एक्सेस है। तो साल्ट एक्सेस होंगे तो यहां चले जाएंगे। और सुनो क्या जाएगा, यहां स्मॉल अमाउंट क्या चली जाएगी, यूरिया, और क्या, लैक्टिक एसिड। ये बेटा कहां से आया, तो अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ते दौड़ते मसल में दर्द होने लगता है, फिर बैठ जाते हैं तो वहां स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जो लैक्टिक एसिड बना है हमारी बॉडी में, वो कुछ ना कुछ स्वेट में भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा, तो मसल का जो दर्द है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जाएगा, लैक्टिक एसिड जाएगा और NaCl जाएगा। एक खास सवाल है, इसमें क्या नहीं होता है, नॉट है। तो याद रखिए इसमें यूरिक एसिड नहीं होता है। क्या नहीं पाया जाता है, यूरिक एसिड। अच्छा एक चीज और देखी होगी, पसीना जब आता है तो कुछ लोगों का जब पसीना सूख जाता है तो उसके दाग कपड़े पर पड़ जाते हैं, और कुछ लोगों के दाग नहीं पड़ते हैं। क्यों? तो जो पापी लोग हैं उनके दाग पड़ जाते हैं, और जो पुण्य आत्माएं होते हैं उनके दाग नहीं पड़ते हैं, ऐसा है। अच्छा भैया इतिहास पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। अब सुने काम की बात, ऐसे लोग जिनके स्वेट में यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उनका सूखने पर कपड़े पर दाग पड़ता है, और जिनमें यूरिया कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है उनमें दाग नहीं पड़ता है। ठीक, क्या नहीं होता है, यूरिक एसिड। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरी ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है, सीबेसियस ग्लैंड। ये बताओ स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन क्या एक जैसा होता है? नहीं। ये सिक्रीशन कैसा है, वाटरी। तो ये सिक्रीशन कैसा होता है, आयली सिक्रीशन होता है। अब ये जो आयली सिक्रीशन निकला है, किसका पर्पस देखो क्या है, ये निकल के हमारी स्किन पर फैल जाता है, जैसे स्किन पर आयल की एक लेयर बन जाती है। क्यों? बहुत सारे पैथोजन हैं जो अंदर जाने का प्रयास करते हैं स्किन से। तो पैथोजन अगर हमारी स्किन पर आया और यहाँ आयल लगा हुआ है तो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयल में प्लाज्मोलिसिस होने लगती है बैक्टीरिया की। तो सिस्टम समझिए क्या है, नेचर ने ये व्यवस्था की है कि कोई भी पैथोजन हमारी स्किन पर सरवाइव ना करे, तो बाहर कौन सी लेयर लगा दी गई, आयल। छोटे बच्चों की स्किन बहुत कमजोर होती है, उतनी बढ़िया नहीं होती है, सीबेसियस ग्लैंड भी उतना अच्छी काम नहीं करती है। इसी नाते जितनी माएँ हैं वो छोटे बच्चों क्या करते हैं, पूरा सिर से पैर तक तेल से नहला देते हैं, ढेर सारा तेल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आयली लेयर बनाना है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या काम करने लगता है, और क्या बनने लगता है, आयली सिक्रीशन। इस आयली सिक्रीशन का नाम सीबम होता है, और ये क्या बनाता है, मेक आयली प्रोटेक्टिव लेयर। स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाता है, आंसर देंगे सीबम। लेकिन सीबेसियस ग्लैंड भी क्या रिमूव करती है, रिमूव करती है वेस्ट। कौन से वेस्ट, तो इसमें प्रेजेंट होंगे वही तो, कौन कौन से, इसमें तीन चीजें होते हैं। एक होता है स्टीरॉल, एक होता है हाइड्रोकार्बन, और एक होता है वैक्स। स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स, ये तीनों वेस्ट कौन एलिमिनेट कर देगा, सीबेसियस ग्लैंड। जबकि NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड क्या रिमूव कर देंगे, कहाँ, स्वेट ग्लैंड। अच्छा ये बताओ सेलेवरी ग्लैंड का क्या होगा,
सेलेवरी ग्लैंड कुछ रिमूव करेगी? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि सेलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा क्या? सेलाइवा। और सबसे खास बात यह है कि सेलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो आपको लगता होगा कि सेलेवरी ग्लैंड स्क्रीटरी आर्गन है, तो ये भूल मत करिएगा, सेलेवरी ग्लैंड को स्क्रीटरी आर्गन में काउंट ना करिएगा। स्क्रीटरी आर्गन में किसको किसको काउंट करोगे? स्क्रीटरी आर्गन में लंग्स को, स्किन को और लिवर को। किसको नहीं काउंट करोगे? सेलेवरी ग्लैंड। तो सेलेवरी ग्लैंड क्या नहीं है? नॉट एक्सक्रीटरी आर्गन। लिखो। चलिए इंटेस्टाइन का असर देखते हैं। शुरू करें? जल्दी लिखो यार। हमारे शरीर में किडनी तो है ही मेन आर्गन। एक स्ट्रक्चर को सेकंड किडनी कहते हैं। जिस तरीके से सेकंड किडनी है उसी तरीके से सेकंड हार्ट भी है। तो दो स्पेशल सवाल, सेकंड किडनी और सेकंड हार्ट। बढ़े बेटा आगे। बढ़े आगे अब। चलिए देखिए, इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसकी खास बात यह है कि ये एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर कंजर्वेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी नाते इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है क्या? सेकंड किडनी। लिखो, इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर कंजर्वेशन वैसे ही करता है जैसे किडनी करती है। इसी नाते इसको दूसरी क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। तो इसी जगह स्टार बना के लिख लेंगे, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। किसी को सेकंड हार्ट भी कहते हैं। तो अगर एमबीबीएस में हो गया सिलेक्शन तो मिलेगा सिस्टर्ना काइलाई। हमारे शरीर में एक स्ट्रक्चर है जहां लिम्फ कलेक्ट होता है, उसका नाम सिस्टर्ना काइलाई है। जैसे जहां ब्लड कलेक्ट होता वो हार्ट है, तो जहां लिम्फ कलेक्ट होता वो सेकंड हार्ट है। इसी नाते इसको कहते क्या है? सेकंड हार्ट या सिस्टर्ना काइलाई। ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में थोरैसिक डक्ट। लिख लें, एनसीईआरटी ओपन करें, लिख ले बेटा। अच्छा, किस एनिमल में लिम्फेटिक हार्ट पाए जाते हैं? एनसीईआरटी में दिया है एक जगह। तो जब कुछ समझ में ना आए तो फ्रॉग आंसर दिया करिए, ठीक है? किसमें लिम्फेटिक हार्ट पाए जाते हैं? फ्रॉग में।
अभी जब फ्राग पढ़ेंगे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां लिम्फेटिक हार्ट, लिम्फेटिक चैनल सब पाए जाते हैं। चलिए हाइलाइटर निकालिए। अदर देन किडनी, किडनी के अलावा कौन कौन? लंग्स, लिवर, स्किन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हमारे लंग्स रिमूव करेंगे क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, कितना? 200 ml पर आवर, 200 ml पर मिनट, अभी आसान है। साथ में सिग्निफिकेंट क्वांटिटी किसका? वाटर। लिवर क्या है? तो कहोगे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रीट करेगा क्या? बाइल। और बाइल में होगा क्या? बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, टूटे हुए, डिग्रेड मतलब टूटे हुए, क्या? स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट किसके साथ? स्वेट ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड कहाँ है? स्किन। ये भी एलिमिनेट करेंगे कुछ सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। जैसे स्वेट ग्लैंड जब स्वेट प्रोड्यूस करेगी तो वो कैसा होगा? वाटरी फ्लूइड होगा। उसमें क्या मिलेगा? NaCl और क्या? स्मॉल अमाउंट किसका? यूरिया और लैक्टिक एसिड मिलेगा। लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। लेकिन ये रिमूव भी करेगा कुछ ना कुछ वेस्ट जो ऊपर लिखे हैं। सिबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस जैसे स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन और क्या? वैक्स थ्रू सीबम। लेकिन सीबम का सिक्रीशन रियल में क्या करता है? तो प्रोटेक्टिव आयली कवरिंग बनाता है। कह रहा क्या आप जानते हो? तो नहीं जानते हैं क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो सकता है किसमें? सलाइवा। तो क्या सलेवरी ग्लैंड एक्सक्रीटरी आर्गन है? कहोगे आर्गन नहीं है। लास्ट हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हेडिंग डालिए डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसमें हेडिंग डालिए यूरीमिया। यूरीमिया एंड किडनी फेल्योर। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेडिंग डालिए यूरीमिया एंड किडनी फेल्योर। देख लीजिए 4-5 क्वेश्चन है यहां। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें मेन हेडिंग है क्या? यूरीमिया एंड किडनी फेल्योर। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी कारणवश ऐसा कुछ हो जाए कि किडनी अच्छे से काम ना करे। अच्छे से काम ना करने को कहते हैं मैल फंक्शनिंग। क्या हो जाए? मैल फंक्शनिंग हो जाए किसकी? किडनी की। किडनी अच्छे से काम ना करे। तो जरा बताओ, अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो ब्लड यहां आएगा क्या उसमें से फिल्टर होकर के यूरिया यूरिन में जाएगी? नहीं जाएगी। तो यूरिया रहेगी कहां? तो यूरिया ब्लड में ही रहेगी। तो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगेगी। तो अगर किडनी अच्छे से काम नहीं होगा तो क्या होगा? इंक्रीज यूरिया इन ब्लड। और ब्लड में यूरिया अगर बढ़ जाए तो इसी कंडीशन को कहते हैं यूरीमिया। और इसका जो मरीज होता है उसे कहते हैं यूरेमिक पेशेंट। पहला सवाल तो ये हो गया। तो बढ़ जाने तो यूरिया, उससे तो पैदावार बढ़ती है, खाद में डालते हैं, दान वान में है, तो शरीर में भी यूरिया बढ़ जाए कोई समस्या है?
क्या हार्ट को क्या दिक्कत होगी यार, हार्ट से क्या मतलब है, और बताओ। देखो या तो एनसीईआरटी की लाइन बताओ, अगर ब्लड में यूरिया बढ़ेगी तो धीरे धीरे किडनी फेल हो जाएगी, क्योंकि जब यूरिया बढ़ेगी तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट किडनी को बार बार आएगा कि भाई काम करो काम करो काम करो, और वो काम कर ही नहीं पा रही है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो यूरीमिया बहुत खतरनाक कंडीशन है, और रिजल्ट में हो जाएगा किडनी फेल्योर। अब क्या करोगे, तो अगर किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, ये बोलने में सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, रियल में बड़ा कठिन काम है, पहले किडनी ढूंढो ट्रांसप्लांट करवाओ। दूसरा आसान है कि जो ब्लड में यूरिया बढ़ गई है, इस यूरिया को आर्टिफिशियल वे से रिमूव कर दिया जाए। अगर इस यूरिया को आर्टिफिशियल वे से रिमूव कर दिया जाए तो ब्लड में यूरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल रे से रिमूव कैसे करोगे, तो इसी प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस क्या है, तो कहोगे ये आर्टिफिशियल वे टू रिमूव यूरिया। ब्लड से यूरिया रिमूव करने का जो आर्टिफिशियल तरीका है उसी का नाम क्या है, हीमोडायलिसिस है। इसमें जो मशीन यूज होती है, इस मशीन का नाम है डायलाइजिंग यूनिट। क्या है, डायलाइजिंग यूनिट, या इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो ध्यान से सुने, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड से यूरिया को आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया जाए तो उसी प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस है। और ये ट्रीटमेंट है, ये क्या है, ये ट्रीटमेंट है किसका, तो कहोगे यूरेमिक पेशेंट का। यूरेमिक पेशेंट का बेहतर ट्रीटमेंट क्या है, यूरेमिक पेशेंट का बेहतर ट्रीटमेंट क्या है, तो आंसर क्या देंगे, हीमोडायलिसिस। अच्छा कब तक कराओगे, तो हीमोडायलिसिस से बहुत दिन काम नहीं चलेगा, एक न एक दिन फिर क्या करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो किडनी फेल के बाद दो रास्ते हैं, या तो क्या करा लो हीमोडायलिसिस, और या तो क्या करा लो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, पहले ये लिखो। फिर से सुन लेते हैं, यदि किडनी की मैल फंक्शनिंग हो जाएगी तो ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट होने लगेगा या बढ़ने लगेगा, उसी को यूरीमिया कहेंगे। ये बहुत नुकसानदायक है, इसका सबसे पहला रिजल्ट होगा किडनी ही फेल हो जाएगी। किडनी फेल हो गई, ऐसे मरीज को यूरेमिक पेशेंट कहते हैं। और यूरेमिक पेशेंट के पास दो विकल्प हैं, या तो हीमोडायलिसिस करा लें और या तो किडनी ट्रांसप्लांट। तो हीमोडायलिसिस क्या है, तो ये आर्टिफिशियल तरीका है ब्लड से यूरिया को रिमूव करने का। इस आर्टिफिशियल तरीके में एक मशीन यूज होती है, उसका नाम आर्टिफिशियल किडनी होता है। ठीक, अब हेडिंग डाले हीमोडायलिसिस, और इसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। मान लेते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसके ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसको हम लोग यूरेमिक पेशेंट कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप डायलिसिस करवाइए, जिसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। तो जाएगा डायलिसिस करवाएगा, तो होता क्या है वो समझिए। तो उस पेशेंट जिसकी डायलिसिस होनी है उसको एक मशीन से जोड़ देते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं,
तो उसकी आर्टरी कहीं ना कहीं पंक्चर करते हैं। अब वो यहाँ वाली चाहे कैरोटिड आर्टरी पंक्चर कर दी जाए, चाहे फीमोरल आर्टरी पंक्चर की जाए, कोई ना कोई आर्टरी पंक्चर करते हैं और आर्टरी से एक ट्यूब जोड़ देते हैं। वो ट्यूब आर्टरी का ब्लड लेके मशीन तक आती है। तो आर्टरी का ब्लड अगर ऐसे ही मशीन में चला जाएगा तब तो रास्ते में सारा ब्लड क्लॉट कर जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? किसी न किसी आर्टरी से ब्लड लेंगे, लेकिन मशीन में डालने से पहले ब्लड में क्या मिला देंगे? एंटीकोआगुलेंट। कौन सा? हेपेरिन। और उसके बाद ब्लड को पंप कर देंगे किसमें? डायलाइजिंग यूनिट में। अब डायलाइजिंग यूनिट की स्थिति देखो क्या है। डायलाइजिंग यूनिट को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और इसके अंदर बहुत सारी क्वाइल्ड पतली पतली ट्यूब होती हैं। जो क्वाइल्ड ट्यूब होती है उनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? सेलोफेन ट्यूब। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती, कौन सी? सेलोफेन मेम्ब्रेन। और जो रियल में सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जैसी होती है। तो होता क्या है कि ब्लड इसके अंदर से पास होता है, ब्लड इस ट्यूब के अंदर से पास हो रहा होता है, तभी इस ब्लड में पाई जाने वाली यूरिया बाहर निकल आती है। और निकल के जाती कहाँ? वो देखो, तो ट्यूब के अंदर है ब्लड और इस ट्यूब के चारों तरफ भरा है क्या? डायलाइजिंग फ्लूइड। इस डायलाइजिंग फ्लूइड की खास बात यह है कि इसमें बिल्कुल सेम कंपोजिशन होता है किसका? प्लाज्मा, एक्सेप्ट, मतलब इसमें क्या नहीं होता है? यूरिया एब्सेंट। तो सोचो, यहाँ है ब्लड जिसमें यूरिया प्रेजेंट है और यहाँ है ऐसा फ्लूइड जिसमें यूरिया एब्सेंट। तो यहाँ यूरिया प्रेजेंट मतलब यहाँ हाई, यहाँ यूरिया एब्सेंट मतलब यूरिया लो। तो बताओ यूरिया कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई से लो जाएगी। तो ब्लड की जो यूरिया है, ब्लड की जो यूरिया है वो कम आउट हो जाएगी। कम आउट कहां से? फ्रॉम ब्लड। क्यों कम आउट हुई? बाहर क्यों निकल आई? तो कहोगे अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर कंसंट्रेशन कम। तो ड्यू टू क्या कहोगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जरा बताओ, एक्टिव निकल के आएगी कि पैसिव? यहां ब्लड वाली यूरिया निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगी, पैसिव की एक्टिव? तो भाई हाई कंसंट्रेशन से लो में आएंगे तो क्या कहोगे? पैसिव होगा। तो ये पैसिव मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट। अब देखिए होगा क्या। एक मरीज है जिसकी आर्टरी से ब्लड लिया गया, मशीन में डाला गया, तो क्या करेंगे? पूरा 5 लीटर ब्लड एक साथ पहले निकाल लेंगे और बढ़िया साफ कर लेंगे, फिर वापस डालेंगे, तब तो आदमी ही साफ हो जाएगा। ऐसा तो करेंगे नहीं। तो एक तरफ से ब्लड निकलता रहेगा, दूसरी तरफ से वापस आता रहेगा। तो देखो कैसे वापस आएगा। जो मशीन से ब्लड निकलेगा उसमें यूरिया नहीं होगी, इसमें अब फिर से मिलाना पड़ेगा क्या? एंटी हिपेरिन। यहाँ क्या मिलाए थे? अब यहाँ क्या मिलाया? और फिर वापस कहाँ डाल देंगे? बॉडी में। कहाँ? वेन में। तो लेंगे किससे? आर्टरी से। वापस किस में देंगे? वेन में। मशीन में डालने से पहले क्या मिलाएंगे? हिपेरिन। और शरीर में डालने से पहले क्या मिलाएंगे? एंटी हिपेरिन। अंदर की स्थिति क्या है? अंदर ढेर सारी क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब है और उसी के अंदर जब ब्लड गुजरेगा तो इसके बाहर बाहर क्या भरा है? डायलाइजिंग फ्लूइड। उसमें यूरिया नहीं है, अंदर ब्लड में यूरिया है। यहाँ यूरिया हाई, यहाँ यूरिया लो, अपने आप ब्लड से निकल के किस में मिल जाएगी? डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो जो यहाँ से ब्लड पास होगा वो कैसा होगा? क्लियर ब्लड। इसमें क्या नहीं होगी? यूरिया नहीं होगी। वापस किस में डालना है? बॉडी में। कहाँ डालोगे? वेन में। बस क्या मिला दोगे? क्या मिला दोगे? एंटी हिपेरिन। तो पहले क्या मिलाएंगे? हिपेरिन, और बाद में क्या मिलाएंगे? एंटी हिपेरिन। ये किसकी कहानी है? हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस से काम चलेगा, लेकिन कभी कभार ये होता है कि डॉक्टर कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो क्यों किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे? तो ध्यान से सुनिए, किडनी फेल होने के 2 तरीके होते हैं। एक ऐसी किडनी जो अचानक फेल हो जाए, जैसे मान लेते हैं किसी को कालरा हो जाए, डायरिया हो जाए
और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उल्टी वगैरह हो जाए, दस्त हो जाए, तो शरीर में बहुत पानी कम हो जाएगा, तो उसकी किडनी फेल हो सकती है। मलेरिया में भी किडनी फेल हो सकती है। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें किडनी 1, 2, 3, 4 दिन में फेल हो जाए, अचानक फेल हो जाए, इसको कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। अच्छा दूसरा सुनो, किसी को हाइपरटेंशन है तो धीरे धीरे किडनी उसकी फेल होगी, किसी को डायबिटीज है उसकी धीरे धीरे किडनी फेल होगी, इसको कहते हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर। तो जो किडनी फेल के मरीज होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर और एक होते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। तो जो क्रोनिक रीनल फेल्योर है उनका तो काम इससे चलता रहेगा। भाई 60, 70 साल, 75 साल की एज हो गई है और किडनी फेल हो रही है, हीमोडायलिसिस से काम चल रहा है, 2-4 साल और जिंदा रह लेंगे, क्या 150-200 साल तो जिंदा रहेंगे नहीं। तो क्या अगर कोई 70-75 साल का है तो क्या उसमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी चाहिए? कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से जाओ, कुछ नया जन्म लो, कुछ और काम करो। लेकिन अगर मान लो किसी की 15, 20, 30 साल की एज है और अचानक किडनी फेल हो गई तो ऐसे केस में डॉक्टर उसको सलाह देंगे कि आप हीमोडायलिसिस के अलावा किसके बारे में विचार करें? किडनी ट्रांसप्लांट। तो देखो स्थिति क्या है। क्या लिखा नहीं था क्या? अच्छा ये बढ़ाया था, बढ़ा लो भैया। तो किसको हीमोडायलिसिस की सलाह दोगे और किसको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दोगे? तो अगर किडनी धीरे धीरे फेल हुई है, हाइपरटेंशन से फेल हुई है, एज काफी ज्यादा है, तो किससे काम चलाएंगे? हीमोडायलिसिस से। लेकिन अगर अचानक किडनी फेल हो गई है तो फिर क्या सलाह देंगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड है। किसके लिए? एक्यूट वाले के लिए कि क्रोनिक वाले के लिए? पढ़ लो, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड ऑफ क्या ट्रीटमेंट। किसका? एक्यूट का कि क्रोनिक का? एक्यूट का। तो देखते हैं, हमारे साथ लिखते चलेंगे। किडनी फेल्योर दो प्रकार की है, एक कौन सी? क्रोनिक रीनल फेल्योर और एक एक्यूट रीनल फेल्योर। क्रोनिक रीनल फेल्योर में अक्सर किससे काम चलेगा? हीमोडायलिसिस से काम चलाएंगे। मतलब ट्रांसप्लांटेशन वहां भी कर सकते हैं लेकिन सलाह कम दी जाएगी। लेकिन अगर एक्यूट रीनल फेल्योर है तो इसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट क्या है? तो कहोगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लिख लो बेटा। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसके लिए बेस्ट मेथड है? बताओ भाई। बेस्ट मेथड है किसके लिए? एक्यूट रीनल फेल्योर। चलो भैया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो पहले घर से निकले, दुकान जाएं, किडनी खरीदें, है ना? हॉस्पिटल में किडनी रखी रहती है? इतना आसान है नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट होने की पहली शर्त यह है कि आपको एक डोनर मिल जाए और डोनर ऐसा हो जिसकी किडनी फेल ना हो। हाँ, कैसी किडनी लोगे? फंक्शनिंग किडनी भैया। डोनर से हमको कैसी चाहिए? फंक्शनिंग किडनी। अब ऐसा डोनर थोड़े धूल के लाओगे, उनकी खुद ही फेल है, हैं? तो किडनी कैसी लोगे? फंक्शनिंग। अच्छा ये कौन होगा? तो ये क्लोज रिलेटिव होगा। क्यों क्लोज रिलेटिव के लोगे? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम किडनी को क्या कर देगा? रिजेक्ट करेगा। अगर जितना करीबी रिश्तेदार होगा उतना ज्यादा टिश्यू मैच कर जाएगा।
और टिश्यू मैच करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो क्लोज रिलेटिव लेते हैं, क्यों? टू अवॉइड चांस ऑफ रिजेक्शन बाई, किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम। तो अगर किडनी फेल हो गई, उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपका असली क्लोज रिलेटिव कौन है। ठीक है, उसी दिन पता चल जाएगा। अच्छा, एक और बात, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद दवाएं भी खानी पड़ती हैं। कौन सी दवा लोगे? पैरासीटामॉल? बुखार? भैया इम्यूनो सप्रेसिव लोगे। अब इम्यूनो सप्रेसिव कई हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ले लोगे या स्टेरॉयड हार्मोन भी लेते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन और कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल क्यों लेंगे? कार्टिसोल हमेशा इम्यूनिटी को कम करता है। डिसऑर्डर में दो छोटी छोटी बीमारियां और हैं, वो भी देख लेते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दो शर्तें, फंक्शनिंग किडनी लेंगे, क्लोज रिलेटिव से लेंगे। क्यों? इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करने पाए। फिर भी क्या लेना पड़ेगा? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। इससे चांस ऑफ रिजेक्शन काफी कम हो जाएगा। बढ़े आगे, दो बीमारियां और बची हैं। शुरू करें। हेडिंग डालें रीनल कैलकुलाई, हिंदी में किडनी की पथरी। तो ये क्या है? स्टोन या क्या है? इनसॉल्युबल क्रिस्टल हैं। किसके? तो कहोगे साल्ट ऑफ ऑक्जिलेट। स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट है। अगर ये स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का नहीं होगा तो हो सकता है कि ये यूरिक एसिड हो। ये यूरिक एसिड का भी बनता है, तो या तो यूरिक एसिड स्टोन होगा या तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम हमारे शरीर में है ही, ऑक्जिलेट केवल बाहर से लाइए और मिला लीजिए, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्जिलेट मिलेगा कोलोकैसिया, एमार्फोफाइलस, याद है? जिमीकंद, घुइयां, बंडा, जिमीकंद में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्जिलेट मिलेगा। ऑक्जिलेट कैल्शियम से जुड़ा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट। अच्छा, अगला है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। इसी का दूसरा नाम ब्राइट डिजीज। ब्राइट ऐसी बीमारी जिससे आदमी के चेहरे पे चमक आ जाए, है ना? आदमी चमकने लगे या किडनी चमकने लगे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोमेरुलो का मतलब ग्लोमेरुलस, नेफ्राइट का मतलब नेफ्रान, आइटिस का मतलब है बस
आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, तो ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। इसी साल आया है नीट में, ये मैचिंग में था। अच्छा, क्यों सूजन हो जाएगा? कहाँ? किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितने? 1 मिलियन इन ईच किडनी, और उस एक नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस, उसमें इन्फ्लामेशन क्यों हो जाएगी? कोई तो कारण होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या होता है? जब अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ काम करने लगे तो क्या कहोगे? ऑटो इम्यून। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, 5 बीमारियों के नाम लिखे थे और पूछा था इसमें से कौन कौन ऑटो इम्यून हैं। उसमें SLE भी एक ऑप्शन था, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। अभी पढ़ाएंगे उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्योंकि ये हेडिंग है वहां डिटेल में, पिछले साल ही आया है। एक हमारी तरफ से बीमारी लिख लीजिए, सिस्टाइटिस। ये भी इन्फ्लामेशन ही है। किसका? यूरिनरी ब्लैडर का। एक और लिख लो जिससे सब लोग परेशान होंगे, नॉक्चूरिया। क्या है? तो अपने आप यूरिन पास हो जाएगी। इनवॉलेंट्री यूरिन पास एट नाइट। भैया बिस्तर खराब जाएगा। तो ये बच्चों में समस्या है। छोटे बच्चे अक्सर रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, क्यों? तो बीमारी का नाम नॉक्चूरिया है। अब सुनिए क्या है। होता क्या है, छोटे बच्चों का ब्लैडर छोटा होता है। अब ब्लैडर छोटा है, 50 ml यूरिन आई, ब्लैडर भर गया, बस सिग्नल आ गया कि पास करो। अब बच्चा उठ के तो जाएगा नहीं कि भाई यहीं पास करो, देखा जाएगा सुबह क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, कि हाँ नहीं अभी ऐसे पास नहीं करना है, थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा इसको डायलेट होने देना ब्लैडर को। तो ये सभी छोटे बच्चों में समस्या होती है रात में अक्सर। मतलब छोटे का मतलब जैसे 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल का है, चलो ठीक है माफ है, लेकिन 4 साल के हो गए 5 साल के हो गए तब तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 4-5 साल के बच्चे भी इनवॉलेंट्री यूरिन पास कर देते हैं रात में, इसी को कहते हैं क्या है? नॉक्चूरिया। क्या इलाज है? सुई। तो देखो कभी ना कभी शादी होगी ही, बच्चे होंगे ही, समस्या ये आनी ही आनी है। तो इसका हल बता रहे हैं, ऐसे बच्चे को डांटेंगे बिल्कुल नहीं। अगर डांटेंगे तो ये रिफ्लेक्स डेवलप होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर चाहते हो जल्दी आदत उसकी छूट जाए तो उसको डांटेंगे नहीं। क्या करना है? सिर्फ रात में उठ के ब्लैडर खाली करवा देना है। केवल रात में उठ के ब्लैडर क्या करवा दें? खाली। तो अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी केवल, बस। ऐसा क्या है, सब लोग सोए पड़े हैं तो बच्चा भी सोया पड़ा है, क्या टेंशन है? तो अगर रात में उठ के एक बार यूरिन पास करा देंगे तो धीरे धीरे रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। चलो एनसीईआरटी ओपन करो, ज्यादा टेंशन न लो। हाँ, ओल्ड एज में क्या हुआ, स्फिंक्टर ही कमजोर हो गए हैं। हाँ, तो धीरे धीरे स्फिंक्टर कमजोर नहीं हो जाएंगे तो मसल कमजोर हो जाएंगे। तो ओल्ड एज का कोई हल नहीं, अब तो जाने का समय है, विदा विदाई का वक्त है ना, जाना ही है। चलो देखो भैया क्या लिखा है, मेल फंक्शनिंग किसकी? किडनी की। तो एक्यूमुलेट हो गया क्या? यूरिया। अब देखो एग्जामिनर करेगा क्या, यहां सिर्फ लीवर लिख देगा। सही है, लीवर अच्छे से काम ना करे, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगी। सही है,
नहीं है। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो ब्लड में जानते हो क्या बढ़ेगा? अमोनिया बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर यूरिया बढ़ी तो क्या कहोगे? यूरीमिया। फायदेमंद है, नुकसानदायक है, क्या हो जाएगा? किडनी फेल। ऐसे मरीज में क्या करोगे? रिमूव करोगे यूरिया। किस प्रोसेस से? इस प्रोसेस में ब्लड लोगे कहां से? कहां से? आर्टरी से। और कहां पंप करोगे? डायलाइजिंग यूनिट। नाम क्या? आर्टिफिशियल किडनी। फिर ब्लड को ड्रेन किया जाएगा, कन्वीनियंट आर्टरी से उसको पंप करोगे डायलाइजिंग यूनिट में, क्या करके? आफ्टर एडिंग एंटी कोआगुलेंट। कौन सा? हिपैरिन। अच्छा, यूनिट कंटेन, इसमें क्या पाया जाएगा? क्वाइल्ड और क्या? सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाई फ्लूइड। और फ्लूइड का नाम इसमें होगा सेम। क्या क्या सेम होगा? सेम कंपोजिशन। किसके जैसा? प्लाज्मा। बस क्या नहीं होगा? ये अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगी कि पास कर जाएं क्या? मॉलिक्यूल। किस आधार पर? तो नाइट्रोजनस वेस्ट चूंकि नहीं है किसमें? डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली मूव आउट। फ्रीली का मतलब पैसिव, मूव करेंगे और क्लियर हो जाएगा क्या? ब्लड। जो क्लियर ब्लड है उसको वापस डालेंगे कहां? बॉडी में। क्या ऐड करेंगे? एंटी हिपैरिन। ठीक है, और कहां डालेंगे? वेन। ये मेथड बहुत काम का है। किनके लिए? तो आंसर देंगे यूरेमिक पेशेंट के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड है। किनके लिए? करेक्शन ऑफ, ये क्या लिखा है कि क्रोनिक के लिए, एक्यूट के लिए। अच्छा, कहाँ करोगे? फंक्शनिंग किडनी यूज करोगे। कहाँ से लाओगे? डोनर। कौन होगा? क्लोज रिलेटिव। क्यों? मिनिमाइज करना है क्या? चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम। आज बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, इसी नाते सक्सेस रेट बढ़ गया है। रीनल कैलकुलाई, ये स्टोन है या इंसॉल्युबल क्रिस्टल है? क्रिस्टलाइज साल्ट। साल्ट किसका है? कहाँ बनेगा? किडनी के अंदर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसी साल आया। ये इन्फ्लामेशन है किसका? ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। नए पन्ने से नया चैप्टर। ठीक है, 5 मिनट का गैप। कोई बोलेगा नहीं 5 मिनट, चुपचाप बैठे रहेंगे।